नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 में कक्षा 12 की इतिहास की बुक से हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं और हमने कल के वीडियो में गुप्त काल की जो आपके कला, साहित्य और विज्ञान का विकास होता उसके बारे में पढ़ा था। आज हम गुप्त काल का आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखो, आर्थिक जीवन में लिखा गया है कि गुप्त काल में आर्थिक जीवन जो है वो बहुत समृद्ध हुआ, यानी बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ। विस्तृत साम्राज्य एवं सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्षों जैसे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, शिल्प है, व्यापार है और वाणिज्य में उन्नति हुई। यानी ये आर्थिक जीवन के पक्ष होते हैं। कौन कौन से? तो कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य। सबसे पहले देखो कृषि स्मृतियों, बृहद संहिता, अमरकोश आदि से गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी गुप्तकाल की जो कृषि है इसके बारे में आपको जानकारी के लिए स्मृतियों से, बृहद संहिता से और अमरकोश से जानकारी मिलती है। हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। यानी इस समय जो गुप्तकाल में जो हल होता था उसमें लोहे का फाल का उपयोग किया जाता था। बृहद संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख भी किया गया। यानी इस बृहद संहिता जो है इसमें बीजों की जो गुणवत्ता है कैसे बढ़ाया जाए, धरती की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसका भी वर्णन किया गया है। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, जो कि आजकल भी हैं। यानी जो किसान होते थे वो ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। यानी जो गुप्त सम्राट हुए उन्होंने अपनी तरफ से सिंचाई की सुविधा भी जनता को दी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख ने अनुसार उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। अब आपको पता है कि ये जो गिरनार झील है ये सम्राट चंद्रगुप्त के समय बनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था और इसका पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। यह कार्य उसके सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। सिंचाई में रहट या घट्टी यंत्र का भी प्रयोग होता है। यानी सिंचाई में रहट या घट्टी यंत्र का भी प्रयोग किया जाता था। अमरकोश में उपजाऊ की विभिन्न वस्तुओं के नाम भी मिलते हैं। यानी जैसे गेहूँ है, धान है, ज्वार है, ईख है, बाजरा है, मटर है, दाल है, तिल है, सरसों है, अड़सी है, अदरक है, काली मिर्च। इन सारी चीज़ों की जो वर्णन है वो अमरकोश में मिलता है। बृहद संहिता में 3 फसलों का उल्लेख है। यानी बृहद संहिता में 3 फसलों का उल्लेख किया गया। एक फसल जो श्रावण महीने में तैयार होती थी, दूसरी बसंत माह में और तीसरी बैसाख में। यानी 3 फसलों का वर्णन है। हावेन सांग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख व गेहूँ, मगध व उसके पूर्वी क्षेत्रों में चावलों की पैदावार होती थी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। उस समय प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख बनता है, जो है क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि, शिल व अपृहत भूमि। यानी अमरकोश में जो है अमरसिंह ने 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है, लेकिन उस समय जो है 5 प्रकार की भूमि मिलती थी। वो थी क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि, शिल व अपृहत भूमि। दूसरा पक्ष है पशुपालन। पशुपालन जीविका का एक प्रमुख साधन था। कामनदिकीय नीतिसार के अनुसार गोपालन वैश्य का पैसा है। गोपालन जो है वैश्य का पैसा होता था। अमरकोश में फालतू पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े का वर्णन, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को भी गिनाया गया है। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम में आता था। यानी पशुपालन में इन पशुओं का भी वर्णन किया गया है। उद्योग एवं शिल्प। उद्योग एवं शिल्प की बात करें तो गुप्तकालीन उद्योगों एवं शिल्पों में जहां एक और विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता है, यानी उद्योगों में जो है विशेषज्ञता दिखाई दी है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी या तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिकोण रहती है। यानी यहाँ पर एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग किया गया। इस काल में जैसे धातु शिल्प है, वस्त्र निर्माण है, आभूषण कला है, काष्ठ शिल्प है, साथ ही पाषाण शिल्प, हाथी दांत का काम भी उद्योगों में विशेष रूप से प्रगति हुआ। आभूषण, हाथीदांत, धातुक्रम, बर्तन, जहाज उद्योग भी विकसित हुए। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वह है, जो इतनी शताब्दियों बाद भी बिना जंग लाए आज तक भी अक्षत यानी वैसा का वैसा खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बोध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज जिला भागलपुर से मिली थी। इस समय ये जो मूर्ति है वह इंग्लैंड के बर्गिमन संग्रहालय में है। गुप्तकालीन धातुक्रम का सर्वोत्तम रूप इस काल के सिक्कों में देखा जाता है। इस काल के ताम्र पात्रों पर लगी हुई मोहरें भी धातु शिल्प का उदाहरण है। गुप्त काल की सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो विशुद्ध भी है और
कलात्मक विवेक, गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य दृष्टि तथा तकनीक कौशल के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के प्रचलित हुए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय सोने के अतिरिक्त चांदी या तांबे की मुद्राओं का भी प्रयोग किया गया। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया। इन स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेखों में दिनार का है। और फाया ने बताया कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन की विनिमय वस्तुओं का आदान प्रदान या फिर कौड़ियों से काम में चलाती थी। वस्त्र निर्माण में भी गुप्त काल का एक मुख्य उद्योग है। अमरकोश में इसका उल्लेख आता है। गुप्त काल में जो है धनी व्यक्तियों की बहुत ही बारीक कपड़ा बनाया जाता था, यानी बारीक कपड़ा, इसी ग्रंथ में रेशम की कपड़ा बुनने की प्रक्रिया भी वर्णन है। इसके अलावा भारत के उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का मुख्य स्थान था तथा विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। रेशमी वस्त्र, मलमल, लीलन, ऊनी व सूती वस्त्रों की विदेशों में अधिक मांग थी। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी उन्नत था, यानी गुप्त काल में जो आभूषण बनाने का शिल्प था वो भी बहुत उन्नत था। आभूषण बनाने के स्वर्ण व रजत के अलावा अलग अलग प्रकार के रत्नों का उपयोग किया जाता था। वृहद संहिता में 22 प्रकार रत्नों का उल्लेख मिला है। साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि गुप्त काल में का शिल्प भी विकसित में अवस्थित था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई। अगला है श्रेणी संगठन। शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारी संगठित थे। उन्होंने अपने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। ये श्रेणियां व्यावसायिक उद्यम एवं निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अपनी व्यवसायों संचालन के अपने नियम और इनके कोष थे और वे आधुनिक बैंकों की तरह काम करते थे। ये ऋण ब्याज पर देते थे, निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। व्यापार व उद्योगों में श्रेणी संगठित श्रेणियों में वस्त्र उद्योग व बैंकिंग आदि का कार्य भी प्रमुख था। श्रेणियाँ आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न थी और सामाजिक दृष्टि से उपयोग कार्य भी करती थी, जैसे सभागृह, यात्रियों के पीने योग्य पानी की सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह, जलाशय, उद्यानों, मंदिर आदि का निर्माण। मंदसौर के कुमारगुप्त कालीन लेख से प्राप्त हुआ कि दसपुर मंदसौर में तंतुवाह यानी जुलाम की एक श्रेणी थी जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। श्रेणियाँ अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र थी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ये पद जो है अनुवांशिक था, यानी अनुवांशिक था। नालंदा एवं वैशाली से गुप्तकालीन श्रेणियों, सरवाहों एवं कुलिकों की मोहर प्राप्त हुई। गुप्तकाल में जो है श्रेणियों से बड़ी संस्था होती थी जिसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य होती थी, उसे निगम कहा जाता था, अर्थात व्यापारी समितियों को निगम कहा जाते थे। प्रत्येक शिल्पी की अलग अलग श्रेणियाँ होती थी। ये श्रेणियाँ टपने, कानून एवं परंपराओं की अवहेलन करने, सजा देने का अधिकार रखती थी और व्यापारिक कार्यों का नेतृत्व करने वाला सार्थवाद कहलाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। तो दोस्तों ये आज हमने जो है गुप्त काल का आर्थिक जीवन देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा गुप्त काल में व्यापार उद्योग, फिर राजस्व के स्रोत और उसके बाद हम हर्षकालीन भारत की तरफ चलेंगे। हर्षकालीन भारत के बाद जो है इस पार्ट में क्या बचता है, हर्षकालीन भारत के बाद इस पार्ट में जो है आपके हवेन संघ का भारत का विवरण है, फिर चोल प्रशासन है। चोल प्रशासन के बाद हम देखेंगे चोल प्रशासन, उसके बाद कल्याण की राजतरंगी, कश्मीर का विस्तार, फिर विजयनगर साम्राज्य आएगा। विजयनगर साम्राज्य के बाद आपके अलग अलग और भी मतलब विजयनगर साम्राज्य के बाद ये पार्ट है कंप्लीट होगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।